नमस्कार। आस्क प्लैनेट्स पर आपका स्वागत है। बहुत दिन बाद आ रहा हूँ आज वीडियो लेकर के। और आज के वीडियो में कुछ ऐसी रैंडम चीजें बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको। साथ ही साथ मतलब जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो चीज आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी। ठीक है, अगर आप सच में ज्योतिष सीखना समझना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है। चाहे वो वर्ग चार्ट हो, चाहे वो भाग्य किस तरह से काम करता है, हम किस परिवार में क्यों पैदा होते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या होती है, उनकी क्या सिचुएशन होगी, वो सब कुछ इस वीडियो में जो है वो आपको जानने को मिलेगा। मेन मोटिव जो है वो इस वीडियो का ये है कि हम ये कैसे देखें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो अपकमिंग जनरेशन है, उसका क्या सिचुएशन रहेगा। और जो हमारी पहले की जो जनरेशन एंसेस्टर्स हैं, उनका क्या हिसाब किताब है, कितने रिच बैकग्राउंड से हम आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही एक इसमें यूज है। ठीक है, आप राशि चार्ट से बता सकते हो, मैं कभी भी राशि चार्ट को डिमीन नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ पर जो यूज है वो D7 D12 का भी है और D30 का भी है। देखिए, वर्ग कुंडलियां जो है ना, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। पराशर ऋषि ने साफ साफ दिया है कि वर्ग कुंडलियां से आप क्या क्या देखें। तो अगर केवल पराशर ऋषि का ये अगर आशय होता कि आप अंश देखो, ठीक है, क्योंकि अंश ही देखते हैं, जो ग्रंथकार कहते हैं आजकल जो बहुत ट्रेंड है, वो यही कहते हैं कि अंश देखिए। कि जैसे मान के चलिए कि कोई ग्रह मेष राशि में है, तो वो अगर 20 डिग्री का है कुछ, तो वो चला जाएगा आपके धनु द्रेकान में। ठीक है, अब 20 डिग्री से अधिक चला गया तो धनु द्रेकान में चला गया। अब यहाँ पर उनका ये कहना है कि आप केवल द्रेकान की उस धनु राशि की एनर्जी लीजिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको जो वर्ग कुंडलियां बन रही हैं राशि चार्ट का ही भाग है, जैसे द्रेकान है, नवांश है, दशांश है, द्वादशांश है, ये जितने भी कुंडलियां हैं इनसे जो भी चीजें पराशर वाला शास्त्र में लिखा है देखने के लिए, वो सब आप इंडिपेंडेंटली देखिए, वो काम करता है। फिर कुछ कहते हैं राशि दृष्टि या फिर ग्रह दृष्टि क्या लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। दोनों चलती हैं सब चीज। जैसे जैसे आप राशि चार्ट को देखते हैं वैसे वैसे आप वर्ग कुंडलियों को भी देख सकते हैं। उसमें कुछ एक जो चीजें हैं वो अलग मिलेंगी, लेकिन आप देख सकते हैं। आज का वीडियो जो है इसे बहुत सिंपल रखूंगा। कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ दे रहा हूँ, बहुत सिंपल रख रहा हूँ। अगर कोई लेमैन है, 1.5 साल 2 साल से ज्योतिष पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो वो भी अप्लाई कर पाएगा। और जो वास्तव में कुछ करना चाहता है ज्योतिष में, बहुत गहन रूप से कुछ करना चाहता है, उसके लिए तो ये वीडियो खजाना है। ठीक है, वो बहुत कुछ समझ सकता है जो मैं देने जा रहा हूँ। तो मैं सीधा एग्जाम्पल से शो करूंगा। ठीक है, पहले वो एग्जाम्पल्स को शो करने वाला हूँ जो बहुत रिच फैमिली में पैदा हुए। कैसे दिखता है ये चार्ट में, क्योंकि एक परिवार में पैदा होना, एक अच्छे परिवार में, रिच फैमिली में, एक अच्छे संपन्न परिवार में पैदा होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है। ठीक है, किसी न किसी के पुण्य कर्म होते हैं तभी वो व्यक्ति ऐसे अच्छे परिवार में पैदा होता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत साधना तपस्या कर रहा है और वो साधना तपस्या करते वक्त उसकी तपस्या पूरी नहीं हो पा रही है, उस जन्म में कुछ अधूरा रह गया, तो फिर वो ऐसे परिवार में, ऐसे माहौल में जन्म लेता है कि वो उसको पूरा करने में मदद करता है। उसमें एक चीज और कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत साधु किस्म का है, बहुत अच्छे आचरण वाला है, लेकिन किसी एक मौके पर
कोई गलती हो जाती है उससे, वो अपना आचरण भूल जाता है, तो फिर मात्र वो एक गलती उसे एक ऐसे चैलेंजिंग पोजीशन में ले आकर के दूसरे जन्म में रखेगी, जहां से फिर उसे बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि बहुत बड़ा साधु है कोई, बहुत अच्छे विचार हैं, ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन कभी लालच में आकर के कुछ किसी का अन्न खा लिया, किसी का हिस्सा ले लिया, ठीक है, तो फिर वो एक चोर के परिवार में पैदा होगा, बट सारी साधु की क्वालिटीज के साथ, ठीक है। तो बिकॉज चोर के या फिर उस तरह के एक खराब परिवार में पैदा हो रहा है, क्वालिटीज उसकी सारी वही होंगी, तो उसको देख करके एक मिसाल बनेगा। वो भी भगवान की लीला है, लेकिन उसको अपने आप में तो चैलेंज होगा। अगर वो एक पंडित के यहाँ और बहुत पुरोहित के यहाँ पैदा होता, तो उसको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए और ऊपर उठने के लिए उतनी संघर्ष नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये सब है, D12 का ये प्ले है पूरा, ठीक है। तो इसको तो उतना डिटेल में मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये चीजें होती हैं, भगवत गीता में लिखा हुआ है, लेकिन हम अपने एनालिसिस को पूरा टेक्निकल रखेंगे कि कैसे कोई एक व्यक्ति अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, उसके लाइनेज की क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैं केवल D12 पर वाले बात कर रहा हूं। तो D12 में देखिए कि ये क्वीन विक्टोरिया की कुंडली है, ठीक है। और क्वीन विक्टोरिया के बारे में अगर नहीं पता है तो जाइए गूगल करिए। ये ब्रिटिश राज की महारानी थी, और इनके राज में ब्रिटिश राज ने बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी पाई थी, ठीक है। तो अब क्वीन, एज अ क्वीन पैदा होना, एक रॉयल फैमिली में पैदा होना छोटी मोटी बात थोड़ी है, हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे ये व्यक्ति जो है वो एक बड़े खानदान में पैदा हो रहा है और कैसे चीजें चल रही हैं। तो केवल D12 पे हम आएंगे। आप अपने कुंडली में अगर देखना है तो आप देखिए D12 कैसा है। फिफ्थ हाउस जो होता है वो पूर्व पुण्य है। आपको, आपका जो पूर्व पुण्य है वो माता पिता से कैसा मिल रहा है। अगर वो अच्छा है तो व्यक्ति अच्छे परिवार में पैदा होता है। तो देखिए ये लग्न है, ये क्वीन विक्टोरिया के D12 का लग्न है। इस लग्न में ही पंचमेश बृहस्पति बैठे हैं और बुध के साथ बैठे हैं। लग्नेश जो है मंगल, वो उच्च के हो गए, ठीक है। लग्नेश मंगल उच्च के हैं और बहुत ही अच्छी सिचुएशन में लग्नेश बैठे हैं। अब यहां पर आप देखिए कि इस चार्ट के अंदर ये जो लग्नेश की उच्च की स्थिति है, ये पूरे D12 चार्ट को कितना ज्यादा उठा दे रही है, कितना अच्छा कर दे रही है, ठीक है। और फोर्थ लॉर्ड शनि, जुपिटर विच इज फिफ्थ लॉर्ड, उन दोनों के साथ में एक रिलेशन बन गया, और ये फिफ्थ और फोर्थ का रिलेशन बहुत अच्छा है। इसने इस चार्ट को बहुत ऊपर उठा दिया। अब उसके बाद में 10th हाउस, 9th हाउस देखते हैं, बिकॉज जो हमारे पिलर्स है ना वो 4, 5, 10 और 9 ही है। अगर ये अच्छे बैठे हैं किसी D12 में या फिर D7 में, तो पहले की जो पीढ़ी है या फिर आने वाली पीढ़ी जो हम D7 से देखेंगे, वो पीढ़ियां अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखो कि इनहेरिट किया, क्वीन बनी, बहुत बड़ी बात है, एक बहुत रॉयल फैमिली पैदा हुई, क्योंकि सन एंड मून ये दोनों भी 11th हाउस में प्लेस्ड हैं। सन 10th लॉर्ड है और मून 9th लॉर्ड है, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन गया। फिर शनि और बृहस्पति का बहुत बड़ा राजयोग बन गया, ठीक है, और लग्नेश मंगल उच्च का हो। आप देखिए किस तरह से ये काम कर रहा है। अगर मैं इसमें दृष्टि ना लूं या फिर अगर मैं राजयोग ना लूं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक बहुत रॉयल फैमिली में ये व्यक्ति पैदा हुई, इसके पेरेंट्स जो ये इनहेरिट कर रही है पास्ट से, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। फिर हम D7 देखते हैं। D7 से क्या देखेंगे कि इनकी आने वाली पीढ़ियों ने क्या कैसा कैसा किया। तो D7 का लग्नेश भी शनि है, और शनि उच्च का है। आप देखिए कि ये जो D7 का लग्नेश है शनि, ये अगेन एग्जाल्टेड है, और ये जो शनि है बहुत बेहतरीन। शनि का डिस्पोजिटर
वीनस केंद्र में बैठा है। ठीक है, अगेन बहुत अच्छा। फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठा है, जुपिटर देख रहे हैं, धनी हो गए। तो इनके आने वाली पीढ़ी, इन्हें भी इंजॉय किया उस चीज को, और आने वाली पीढ़ी ऐसा नहीं हुई कि एकाएक बिल्कुल से खराब हो गई, चली है वो पीढ़ी। ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करना पड़े मुझे D12 को और D7 को, तो मैं कहूंगा कि D12 मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है। ठीक है। D7 उतना बेहतर नहीं दिखता है। इससे पता चलता है कि जो पहले का जो था लाइनेज, वो ज्यादा बेहतर था। बाद में जो है वो थोड़ा सा एक फॉल की तरफ है, डाउनवर्ड्स है। ठीक है। तो आपको पता है कि क्या हुआ बाद में, ये 1819 का इनका बर्थ है, और कैसे फिर ब्रिटिश एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता चला गया, और आज तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो केवल नाम के हैं, कोई पावर कुछ नहीं रह गया है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्ले है। ठीक है। इससे आप ये देख सकते हैं कि आपके परिवार का क्या है पहले का, और आने वाले बच्चे कैसा करेंगे। क्या वो नाम उठाएंगे कि खराब करेंगे, क्या वो आपसे बेहतर होंगे कि खराब होंगे, ये इससे पता चलता है। अब ये चार्ट देखिए। ये चार्ट भी एक प्रिंस का है, एक किंग का, एक प्रिंसली स्टेट में किसी व्यक्ति का है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। तो अंग्रेजों के समय में इनका शासन था, पूरा था, पूरी रॉयल्टी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब आजादी मिलती है, तो सारे प्रिंसली स्टेट खत्म हो जाते हैं, सब चीज ले ली जाती है, और सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि इमरजेंसी के वक्त में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, जहां तक मुझे याद है। ठीक है। तो ये चार्ट है ये, और आने वाली पीढ़ी खत्म हो गई पूरी तरह से। तो हम फिर से वही देखेंगे, वही तरीका है देखने का कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है। तो पहले हम D12 को देखेंगे। मरकरी असेंडेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ लॉर्ड मार्स है, नाइन्थ लॉर्ड सन है, और ये दोनों जुपिटर को सिक्स्थ हाउस में दृष्ट कर रहे हैं। ठीक है, जुपिटर को सिक्स्थ हाउस में ये दृष्ट कर रहे हैं। तो ये योग भी बना रहे हैं, बहुत अच्छा योग है ये। लेकिन ये गवर्नमेंट के थ्रू हानि का भी योग बना रहे हैं। तो जो इनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी थी, प्रिंसली जो रॉयल्टी थी, उसको इंदिरा सरकार ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, खत्म कर दिया। वो इनके ही शासन में हुआ, जब ये प्रिंस या जो भी थे राजा माने जा रहे थे। ठीक है। क्योंकि सूर्य 12वें भाव में है, शनि देख रहे हैं उन्हें, और जुपिटर सिक्स्थ हाउस में है। ये एक योग भी है और दुर्योग भी है। तो जो पेरेंट्स की जो चीजें थी, क्योंकि यहाँ पर D12 खराब है, तो पेरेंट्स के लिए जो चीजें हुई, जो पेरेंट्स की बनाई हुई संपत्ति थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई इनके काल में आए। ठीक है, क्योंकि D12 यहाँ पर खराब है। खराब नहीं कहूंगा, उसमें कुछ दुर्योग हैं, और उस तरह से दशा चली थी उसमें। ठीक है। तो योग तो है जुपिटर का, मंगल का, सूर्य का, लेकिन उसमें दुर्योग भी है। तो इसी तरह से मैं कहता हूं ना कि ज्योतिष कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। ज्योतिष बहुत एनिग्मेटिक सब्जेक्ट है। आप लोग सोचते हो कि मेरा ये प्लेनेट एक्सॉल्टेड है तो अच्छा हो गया, ये नीच का है तो खराब हो गया, ऐसे नहीं होता है। वही एक्सॉल्टेड प्लेनेट कुछ चीजों पे अच्छी चीजें देगा, कुछ वक्त आने पर वही एक्सॉल्टेड प्लेनेट बहुत खराब चीजें देगा। उसी तरह से डेबिलिटेड प्लेनेट के लिए या फिर किसी के लिए भी है। तो उसको समझना पड़ता है, उसको सिंथेसाइज करना पड़ता है, और उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज होते रहते हैं एज पर दशा रनिंग। ठीक है, ये समझिए। अब क्योंकि इनकी आने वाली पीढ़ी बिल्कुल कुछ फायदा नहीं मिला ना, पूरा तो रॉयल्टी चला गया। ठीक है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप D3 देखिए, D3 कितना खराब है। D3 में, सॉरी, D7 देखिए, D7 कितना खराब है। यहाँ पर D7 में आप देखेंगे तो लग्नेश ये है, मिथुन लग्न है, और फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है। तो ये तो पिटा। हालांकि एग्जाल्टेड जुपिटर देख रहा है, बट जुपिटर, ठीक है, एग्जाल्टेड जुपिटर की एक अच्छी दृष्टि है, बट स्टिल इज इन द एट्थ हाउस। ठीक है, एक दुर्योग है, एक खराब परिवर्तन है, एट्थ लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस।
ट्वेल्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। ये खराब परिवर्तन है। ठीक है। और बाकी सारे ग्रह 6 12 के एक्सिस पर हैं। तो पावर चला गया, पैसे बचे थोड़े बहुत, उसका लाभ कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। और ये जितनी भी घटनाएं हुई वो हुई शुक्र बुध की दशा में। ये शुक्र बुध की दशा में इनके साथ ये सारी की सारी जो है वो घटनाएं जो है वो हुई। सॉरी, नॉट बुध शुक्र की दशा, शुक्र नहीं, बुध शुक्र की दशा में ये चीजें हुई। ठीक है। अब बुध जो है वो छठे भाव में बैठा है और शुक्र अष्टम भाव में बैठा है। तो जो कुछ भी मिलना था आने वाली पीढ़ी को वो भी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप D7 का यूज करिए, D12 को यूज करिए, दोनों की एक सिंथेटिक सिंथेसाइज करिए, दोनों क्या कह रहे हैं। ठीक है। तब आप एक बता पाओगे कि क्या लेकर आए थे, क्या छोड़कर जाओगे, और आने वाली पीढ़ी किस तरह से उसको लेकर के जाएगी। ठीक है। मैं एक लाइन मैंने बोल दिया क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, और आने वाली पीढ़ी उसको कैसे आगे लेकर के जाएगी। ठीक है। इसका मतलब केवल धन संपदा से नहीं है, कर्मों से भी है। ठीक है। तो D12 और D7 ये जरूर बता देते हैं कहाँ से आए थे और कहाँ को जाओगे। अब और मैं राहुल गांधी की चार्ट को देखिए। अब राहुल गांधी से भाग्यवान कौन हो सकता है। इतनी खराब परफॉर्मेंसेस के बाद भी, 3 3 चुनाव हारने के बाद भी, ये व्यक्ति फ्लॉन्ट से एकदम फ्लॉन्ट कर रहा है और जा रहा है, पूरा टशन में है एकदम। ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और व्यक्ति होता ना, मतलब जमीन से हुआ फूटा हुआ व्यक्ति होता, तो एक चुनाव हारने पर उसको हटा दिया जाता है कि भैया आपका हो गया, आप जाइए, आपसे नहीं हो रहा है। ये बंदा 3 चुनाव हारा है अपने नेतृत्व में, लेकिन इतनी खराब परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी आज है। आज आज भी है, आज भी देख रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो कि एक डाइनेस्ट पार्टी है उसको लीड कर रहा है, बिकॉज गांधी जुड़ा हुआ है नाम से। ये राहुल गांधी है, इंदिरा के पोते, राजीव के लड़के। ठीक है। तो ये देखिए D12 में यहाँ पर फिर लग्नेश अच्छा बैठा है। लग्नेश, शुक्र जो है वो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं लगन में, चूंकि इन पर शनि की दृष्टि आ रही है। ठीक है। शनि में कुछ पीड़ा है, कुछ तकलीफ है, शनि दे रहे हैं। हालांकि योग कारक है तो आप लोग कहोगे कि योग कारक शनि है। ठीक है। पाप ग्रह होता है, वो अपने दोष तो छोड़ता नहीं है, दोष तो देता है। हाँ, शनि कुछ कम पीड़ा दे रहे हैं, अगर 6 8 12 के मालिक होते तो ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं। शनि मंगल दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखो योग आप देखते हैं जाना, मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ, लेकिन जो एस्टीम्ड रीडर्स हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि मंगल शनि सूर्य इन्वॉल्व है। ठीक है। तो ये एक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस तरह की चीजें रही हैं। ठीक है। जितने भी पावर आई है वो एक डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट में आई है। ठीक है। तो यहाँ पर सन 10th हाउस में है, एक रॉयल फैमिली। हम्म। तो ये सैटर्न मार्स सन, ये एक बहुत बड़ा योग है। ये दिखा रहा है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल जगह से आया है। ठीक है। लेकिन इस चार्ट में और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे 10th लॉर्ड 3rd हाउस में केतु के साथ में। तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं है, केतु के साथ में 10th लॉर्ड का होना। फिर 9th लॉर्ड 6th लॉर्ड के साथ सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में होना ठीक है, बट स्टिल 9th लॉर्ड एक एनिमी साइन में है, तो वो एक अच्छी चीजें नहीं है। तो ठीक है। ये हमें पता चलता है कि नहीं, अच्छा फैमिली से लेकर के आया है, खराब नहीं है। ठीक है, जितना हमने रॉयल वाले में। फिर हम देखेंगे फ्यूचर क्या है इसका, क्या क्या छोड़ करके जा रहा है। तो फ्यूचर के लिए हम D7 देखेंगे। D7 में देखिए कि लग्न में मंगल और बृहस्पति और केतु बैठे हैं। ठीक है। तो मंगल मार्केश हैं इस चार्ट में, जुपिटर एक खराब प्लेनेट है, 6 और 3 के मालिक हैं। तो ये दो खराब ग्रह बैठ गए लगन में। हालांकि लग्नेश उच्च के हैं, शुक्र, लग्नेश उच्च के शुक्र बैठे हुए छठे भाव में। तो चल संघर्ष से, छठा भाव संघर्ष का है, संघर्ष हो रहा है अपने फ्यूचर को बनाने में। लेकिन वो
बन नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक खराब परिवर्तन है, 6 8 6 और लग्न का एक खराब परिवर्तन है। शनि और शुक्र का योग है, ये बहुत बड़ा एक ग्रेस है कि शनि शुक्र का योग है। लेकिन एक फिर खराब परिवर्तन है, 5 और 12 का, ये अगेन खराब परिवर्तन है। ठीक है, 5 12 5 12। तो 5 12 का खराब खराब परिवर्तन ये बता रहा है कि ये बंदा फॉल करेगा, और इसका फ्यूचर जो है ना वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि दो खराब परिवर्तन हैं, और परिवर्तन इंदिरा गांधी के चार्ट में दो अच्छे परिवर्तन थे और एक खराब परिवर्तन, बृहस्पति और शुक्र का, जहां पर राहु साथ में थे। तो जब भी उनकी बृहस्पति की या फिर शुक्र की या फिर राहु की अंतर्दशाएं चली, बहुत उन्होंने कष्ट झेला, और अंत में उनकी हत्या भी हुई शनि राहु में, जो कि शुक्र के साथ था। खराब परिवर्तन ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो खराब परिवर्तन यहाँ पे है, 5 और 12 का, और शुक्र छठे भाव में है, बृहस्पति लग्न में है। तो ये एक अच्छा भविष्य नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए। तो ये हो गया राहुल गांधी का, हमने देखा क्या है, भविष्य में बहुत दम नहीं है। हाँ, पेरेंट्स में बहुत दम है, वो D12 से दिखता है। अब ये चार्ट देखिए, ये चार्ट थोड़ा नॉन पॉलिटिकल चार्ट है। इस चार्ट में, ये चार्ट करीना कपूर का है। ठीक है, बॉलीवुड एक्ट्रेस। और ये लड़की एक बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुई, जिसे आप नेपो किड आज के समय में कह सकते हो। इसके पिता एक्टर, इसके दादा बहुत बड़े एक्टर, रणधीर, पृथ्वीराज कपूर, और ये लोग जो है बहुत रिच बैकग्राउंड है इनका फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा में। ठीक है, तो आपको मैं बस दिखा रहा हूँ कि देखो ज्योतिष कितना तगड़ी चीज है। शुक्र देखो उच्च का बैठा है पंचम भाव में, दादा और पूर्व पुण्य क्या लेकर के आ रही है पिता और पेरेंट्स से। ठीक है, एग्जॉल्टेड वीनस, जुपिटर एग्जॉल्टेड फिफ्थ लॉर्ड, वो देख रहा है इन्हें। ठीक है, तो वीनस और बल वीनस को आ रहा है। सूर्य 12वें भाव में नीच के हैं। ठीक है, ये सूर्य नीच के हैं, तो ये कोई रॉयल फिगर नहीं है, लेकिन गंधर्व जैसा काम इनका है। तो वीनस अच्छा है, चंद्रमा केंद्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जुपिटर एग्जॉल्टेड है। तो इनके जो पहले के जो लोग थे, पृथ्वीराज कपूर हो चाहे राज कपूर हो, इन लोगों ने काफी सिनेमा को एस्टेब्लिश किया है, बॉलीवुड वगैरह को। ये लोग का भविष्य जो है वो उतना ज्यादा आपको अच्छा नहीं दिखेगा। आप D7 देखिए यहीं पर, आपको मैं D7 दिखाऊं। अब इनका D7 जो है वो, क्योंकि आप कंपेयर करो कि पृथ्वीराज कपूर की क्या लेगेसी थी, राज कपूर की क्या लेगेसी थी, और इनकी क्या लेगेसी, उतनी अच्छी लेगेसी नहीं है ना, उतना पावर नहीं है अगर आप कंपेयर करेंगे तो। क्योंकि D7 जो है, वहां पर लग्न में नीच का चंद्रमा बैठा है। ठीक है, नीच के शनि बैठे हैं, उच्च के सूर्य जरूर है। हाँ, लग्नेश पंचम भाव में बैठा है, अच्छी बात है। बुध और बृहस्पति के अच्छे धन योग है, ये भी अच्छी बात है। शुक्र स्वग्रही है, ये भी अच्छी बात है। तो मून एंड वीनस का अगेन एक योग है, ये फिर गंधर्व योग बना रहे हैं, और जुपिटर केंद्र में है, तो अच्छी चीजें हैं। लेकिन दो दो नीच ग्रह हो, शनि और चंद्रमा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है कि इनका फ्यूचर फिर उस लेगेसी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिस लेगेसी से ये आई है, जो लेगेसी इनके पेरेंट्स की या फिर फैमिली की थी। फैमिली भी क्या हो गया, एक मुसलमान से शादी कर ली। ठीक है, तो उस वजह से भी कुछ चेंजेस आ गए, उसके कॉम्बिनेशन अलग है। जैसे सूर्य नीच का है D12 में, 12th हाउस में, तो ये दिखाता है कि जो एक लाइनेज है वो कहीं कुछ कुछ उसमें ब्रेक हो रहा है, जो परंपरा है वो कहीं टूट रही है, सूर्य अगर नीच का है तो। ठीक है, तो अब मैं ये चार्ट धीरू भाई अंबानी की दिखा रहा हूँ। अब ये व्यक्ति जो है धीरू भाई अंबानी, ये किसी बहुत बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए, छोटे परिवार में पैदा हुए या फिर नॉर्मल परिवार में पैदा हुए। आप कंपेयर करिए कि ये जिस परिवार में पैदा हुए और आज जो इनके बच्चों की स्थिति है वो कितनी एक्सीलेंट है, कितनी अच्छी है। तो D12 पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। D12 का लग्नेश लगन में, लग्नेश जो है 10वें भाव में बैठा है, ठीक ठीक पोजीशन में है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन
शुक्र सूर्य चंद्र मंगल ये सब छह छठे भाव में चले गए। तो वो कहीं कमी कर दिया पेरेंट्स के पूरे क्वालिटीज में। ठीक है। तो बहुत एक्सीलेंट D12 नहीं है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। D7 देखिए, यहाँ पर D7 में सूर्य बृहस्पति दोनों चौथे भाव में बैठे हैं। सूर्य नाइन्थ लॉर्ड है। ठीक है। और जुपिटर लग्नेश है, बहुत बड़ा राजयोग बन गया ये। बच्चे कितना आगे बढ़े। मुकेश अंबानी आज वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं अमीरों में से, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड फ्यूचर बच्चे एग्जॉल्टेड। ठीक है। देख रहा है। ये मून भी है, एट्थ लॉर्ड है। इस वजह से एक बच्चा शायद उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी है तो उतना खराब भी नहीं है कि एकदम ही खराब हो गया, नालायक निकल गया। ठीक है। लेकिन बच्चों ने वो लेगेसी बना के रखी है। जो रिलायंस थी, आज वो बहुत ग्रैंड बन चुकी है। ठीक है। तो वही चीजें हैं, फिफ्थ लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड, ये अच्छे होने चाहिए। लगन अच्छा होना चाहिए। अगर इतनी चीजें चार्ट में अच्छी हैं D7 और D12 में, तो आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जा रहे हो। ठीक है। ये चीज है, इसीलिए D7 जो है ना, वो स्पिरिचुअल मेरिट्स का भी बहुत बड़ा चार्ट। क्योंकि स्पिरिचुअल मेरिट्स वही है ना कि हम क्या ले करके अब यहां से जा रहे हैं। लेकर के तो हम D12 आए थे, लेकर के क्या जा रहे हैं। स्पिरिचुअली देखने का तरीके अलग है। मैं तो मेटेरियली आज बता रहा था, क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से D12, D1, D7 ये सब काम करता है। ये बहुत बड़ा सूत्र मैंने दिया है कि क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओ। केवल इसको आप पैसे धन संपदा पर मत देखिएगा। जो बहुत बहुत विद्वान लोग हैं, वो इस चीज को एक कार्मिक उसमें भी ले आकर के देख सकते हैं। मैं बस इतना बोल करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है। और आने वाले वक्त में आप लोग कृपया चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियोस। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे ना, तो फिर वो मोटिवेशन नहीं मिलती है वीडियोस बनाने की। ठीक है। हालांकि मैं बिजी था, बट लाइक कम से कम हो, और व्यूज थोड़े बढ़े हैं, आप लोग देखो या फिर शेयर करो बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको। ठीक है। थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, कोई पैसा नहीं लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में। जल्द ही मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।